साल 1994 से 2011 तक उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर रहे किम जोंग इल बड़े शौकीन आदमी थे। उनके बारे में चर्चित है कि उन्हें बिना शराब के खाना गले से नीचे नहीं उतरता था। उनके शराब खाने में 10,000 से अधिक बोतलें रखी रहती थीं। उनके लिए रोज़ाना अलग अलग देशों के पकवान पकाए जाते थे। दुनिया भर से सबसे बेहतरीन खानसा में खाना बनाने के लिए बुलाए जाते थे। उनका आदेश रहता था कि चावल के दाने एक रंग और एक आकार के हों। इसमें थोड़ी सी भी गुस्ताखी मंजूर नहीं थी। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट सुप्रीम लीडर के खान पान का ख्याल रखने के लिए बनाया गया था। ये सारा तामझाम उस दौर में हो रहा था जब उत्तर कोरिया में भयावह अकाल चल रहा था। जनता अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रही थी। सुप्रीम लीडर ने प्रचार कराया था कि वो आधा कटोरी चावल खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। लोगों को लगा अगर माननीय आधा कटोरी चावल खा रहे हैं तो सच में हालात बुरे हैं, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। इस अकाल को इतिहास में द मार्च ऑफ सफरिंग या द आर्डुअस मार्च का नाम दिया गया। जब तक मार्च खत्म हुआ तब तक लगभग 35 लाख लोग मारे जा चुके थे, मगर इससे सुप्रीम लीडर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आया दिसंबर 2011, किम जोंग इल की मौत हो गई। उनका बेटा किम जोंग उन नया सुप्रीम लीडर बना। उसकी पढ़ाई लिखाई स्विट्जरलैंड में हुई थी। वो बास्केटबॉल लीग का दीवाना था। लोगों ने उम्मीद जताई कि उत्तर कोरिया का चाल और चरित्र बदलने वाला है, वहाँ लोकतंत्र की स्थापना होने वाली है, लोगों को बुनियादी अधिकार मिलने वाले हैं आदि। लेकिन असल में इसका उल्टा हुआ। किम जोंग उन अपने पिता और अपने दादा से अधिक क्रूर और अय्याश साबित हुआ। नए सुप्रीम लीडर किम को घुड़सवारी का शौक है। उसके लिए दुनिया की सबसे महंगी शराबें मंगाई जाती हैं। खाने के सामान को लेकर भी उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। इन सबके अलावा उत्तर कोरिया में भव्य सैन्य परेडों का आयोजन जारी है। पड़ोसियों को दी जा रही धमकियों में रत्ती भर का अंतर नहीं आया है। नए हथियारों की नुमाइश बंद नहीं हुई है। हाल ही में उसने एक स्पाई सैटेलाइट भी लॉन्च की थी। अगर लॉन्च सफल नहीं हुआ, उसने कहा हम फिर से कोशिश करेंगे। ये तामझाम उस समय में हो रहा है जब उत्तर कोरिया की अधिकांश आबादी भुखमरी, अकाल और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है। सुदूर के इलाकों में लोग परिवार समेत गरीबी और भुखमरी के कारण अपनी जान ले रहे हैं। 13 जून को साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने इन घटनाओं को रोकने के लिए सुसाइड को देशद्रोह की कैटेगरी में डाल दिया है। लेकिन आज हम आपको ये सब क्यों सुना रहे हैं? दरअसल ब्रिटिश मीडिया संस्थान BBC ने साउथ कोरियाई अखबार डेली NK के साथ मिलकर उत्तर कोरिया के मौजूदा हालात पर एक असाधारण इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके लिए उन्होंने उत्तर कोरिया में रह रहे लोगों से बात की, उनसे वहाँ की हालिया तस्वीरें भी मंगवाईं। बकौल रिपोर्ट उत्तर कोरिया 1994 वाली स्थिति में पहुँच गया है। आपको मालूम होगा कि उत्तर कोरिया एक बंद मुल्क है। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क ना के बराबर है। उनके व्यापारिक संबंध कुछ गिनती के देशों के साथ हैं। उत्तर कोरिया के आम लोग देश के बाहर नहीं जा सकते। इसके बावजूद BBC ने अंदर के लोगों से बातचीत की। इसी वजह से ये रिपोर्ट असाधारण बताई जा रही है। तो आज हम जानेंगे उत्तर कोरिया के मौजूदा हालात की तुलना 1994 से क्यों हो रही है, उत्तर कोरिया कौन सी सच्चाई दुनिया से छिपा रहा है और BBC की रिपोर्ट से क्या कुछ पता चला है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। पहले कुछ आप बीती सुनिए। BBC ने किरदारों के नाम बदल दिए हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से। किरदार नंबर 1, लोकल मार्केट में छोटे मोटे सामान बेचने वाली एक महिला ने बताया, मुझे नहीं पता कि मैंने आखिरी बार चावल कब खाया था। कई बार मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ जाता है। हालात बहुत गंभीर हैं। किरदार नंबर 2, कंस्ट्रक्शन वर्कर। बयान सुनिए, पहले मुझे कोविड से मरने का डर बना रहता था, अब मुझे डर है कहीं मैं भूख से ना मर जाऊं। किरदार नंबर 3, फूड स्टोर में काम करने वाली एक महिला ने कहा, बाजार में खाने की कमी हो गई है। पहले मैं अपने स्टोर से छुपाकर कुछ खाना घर ले जाया करती थी, लेकिन अब चेकिंग टाइट कर दी गई है। मुझे लगातार कई दिनों तक भूखे सोना पड़ता है। या बीती उस मुल्क के लोगों की है जिस पर पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र बनी रहती है, जहाँ की छोटी से छोटी अफवाह को बरगद बनाकर पेश किए जाने की परंपरा रही है, जहाँ विदेशी मीडिया पर बैन लगा हुआ है और जहाँ सुप्रीम लीडर की शान में गुस्ताखी पर माफ़ी नहीं मिलती। हम उत्तर कोरिया की बात कर रहे हैं। उत्तर कोरिया इस वक्त भयंकर भुखमरी से जूझ रहा है और अब की बार आई खबर कोरी अफवाह नहीं है। BBC की रिपोर्ट पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले उत्तर कोरिया के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आगे की कहानी अच्छे से समझ में आ पाए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उत्तर कोरिया का नक्शा दिखाई दे रहा होगा। ये पूर्वी एशिया में बसा है। इसकी सीमा चीन और साउथ कोरिया से मिलती है।
उत्तर कोरिया की राजधानी प्यांगयांग है। मुल्क की कुल आबादी 2.5 करोड़ के आसपास। भाषा कोरियन बोली जाती है। यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन हैं, यही देश के सर्वेसर्वा हैं। उसी के आदेशों और हरकतों की वजह से उत्तर कोरिया सुर्खियों में बना रहता है। पर किम नॉर्थ कोरिया की सत्ता में कैसे आया, इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। 1948 से पहले तक साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक थे। यहाँ पर पहले जापान का कब्जा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने हार मान ली। 1948 में कोरिया 2 हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नॉर्थ को सोवियत यूनियन का समर्थन हासिल था, जबकि साउथ को अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों का। उत्तर कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर थे किम इल सुंग। वो साउथ वाले हिस्से को जीतकर एकीकृत कम्युनिस्ट देश बनाना चाहते थे। इसके लिए जून 1950 में लड़ाई शुरू हुई। 1953 तक ये लड़ाई चली। युद्ध में 50 लाख से अधिक लोग मारे गए। युद्ध रुका लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दोनों देश औपचारिक संधि पर कभी दस्तखत नहीं कर पाए। वे एक दूसरे पर हमला तो नहीं करते, लेकिन टेक्निकली वे लड़ाई में हैं। दोनों देशों की सीमा पर सैनिक हमेशा अलर्ट पर रहते हैं। साउथ और नॉर्थ कोरिया की सीमा दुनिया के सबसे मिलिटराइज्ड जोन्स में से एक है। उत्तर कोरिया में हमेशा एक ही पार्टी का राज रहा है, वो है वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। किम जोंग उन अपने पिता की मौत के बाद सत्ता पर बैठे थे। 2013 में उन्होंने अपने चाचा जेंग सोंग ताएक को मरवा दिया। जेंग उसके पिता के सलाहकार थे और उन्होंने देश की आर्थिक नीतियां बनाई थी। एक समय जेंग सोंग ताएक को अगला सुप्रीम लीडर बताया जा रहा था, लेकिन फिर वो नजरों से उतर गए और अंततः हमेशा के लिए ओझल कर दिए गए। इसके बाद किम जोंग उन ने परमाणु मिसाइल कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। इसके विरोध में यूएन के अलावा कई देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इससे उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, मगर किम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके आदेश पर उत्तर कोरिया ने अपना पूरा ध्यान परमाणु हथियार इकट्ठा करने और खुद को सुपर पावर साबित करने में लगा दिया। नवंबर 2022 में उसने कहा कि वो उत्तर कोरिया को सबसे ताकतवर परमाणु क्षमता वाला देश बनाना चाहता है। ये बाहरी आवरण था, अंदर से मुल्क लगातार खोखला होता जा रहा था। इसकी शुरुआत जनवरी 2020 में ही हो चुकी थी, जब चीन के वुहान से कोरोना महामारी का प्रकोप पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा। उत्तर कोरिया चीन से अपनी सीमा साझा करता है। उसने अपने यहाँ महामारी फैलने के डर से सभी सीमाएं बंद कर दी। उत्तर कोरिया अनाज, खाद, ईंधन और दूसरी छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए चीन पर निर्भर है। लॉकडाउन के बाद हालात बिगड़ने लगे। रही सही कसर भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं ने पूरी कर दी। इसके कारण लोगों का जीना मुहाल होने लगा। अनाज की कमी से जुड़ी कुछ छिटपुट खबरें बाहर आ रही थी, लेकिन अंदर क्या चल रहा था उसकी पिक्चर पूरी तरह साफ नहीं थी। अब बीबीसी और डेली एनके ने उत्तर कोरिया के अंदर के लोगों से बात कर सच्चाई बाहर लाने की कोशिश की है। उन्होंने महीनों तो सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए उनसे संपर्क किया। ये वही 3 लोग हैं जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। अब एक एक कर विस्तार से जान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, सभी किरदारों के नाम बदले हुए हैं। पहला किरदार है म्योंग सुक। वो उत्तर कोरिया और चीन की सीमा के पास एक छोटे से कस्बे में अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं। उनके पति नौकरी करते हैं, लेकिन इससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि वो अपने परिवार का पेट भर सकें। उत्तर कोरिया में ज़्यादातर परिवारों की हालत ऐसी ही है। रिपोर्ट के मुताबिक म्योंग कोविड लॉकडाउन से पहले चीन से एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ स्मगल करके लाती और उन्हें लोकल मार्केट में बेचती थीं। बॉर्डर पर एक दिन सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। म्योंग रिश्वत देकर किसी तरह बच गईं। फिर यह सिलसिला बन गया, जिससे उनकी कमाई लगभग आधी हो गई। फिर कोविड लॉकडाउन लगा। चीन के साथ बॉर्डर क्लोज कर दिए गए। इसकी वजह से म्योंग का काम ठप पड़ गया। उन्होंने कोरियाई दवाइयाँ भी अवैध रूप से बेचने की कोशिश की, लेकिन ये काम ज्यादा चला नहीं। म्योंग ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने आखिरी बार चावल कब खाया था। वो अपने पति और बच्चों के लिए भुट्टे का नाश्ता बनाती हैं, उसी से काम चलाना पड़ता है। कई बार उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ा है। दूसरे किरदार का नाम है चान हो। वो भी चीन की सीमा से लगे एक गांव में रहते हैं। वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी करते हैं। चान की पत्नी बाजार में अपना स्टॉल लगाती हैं। चान हर रोज़ लगभग 300 रुपये कमाते हैं, लेकिन ये 1 किलो चावल खरीदने के लिए भी काफ़ी नहीं है। वो कहते हैं कि सरकारी राशन उनके परिवार को आखिरी बार कब मिला था उन्हें याद नहीं। बाजार अब खाली खाली नज़र आते हैं। चावल और भुट्टे की कीमतें आसमान छू रही हैं। चान को पहले कोरोना से मौत का डर सता रहा था, लेकिन अब वो भूखमरी के डर से ठीक से सो नहीं पा रहे। चान ने बीबीसी को एक माँ और उसके बच्चों का वाकया भी बताया। उस परिवार में सिर्फ माँ काम करती थी। एक दिन वो बीमार पड़ गई। उसके दोनों बच्चों ने कुछ दिन भीख मांगकर गुजारा किया, लेकिन फिर उनकी माँ को कोविड नियमों का उल्लंघन करने के लिए सज़ा सुनाई गई। माँ ये झेल नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। भूख से उसके दोनों बच्चे भी नहीं बचे। हाल ही में चान के एक परिचित के बेटे को सेना से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो कुपोषित हो गया था। अगली कहानी जियेन की है। वो उत्तर कोरिया के एक
शहर में ग्रोसरी स्टोर यानी किराना दुकान में काम करती हैं। परिवार में उनके पति और 2 बच्चे हैं। महंगाई इतनी कि खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। घर में खाने की कमी है। इन पहले स्टोर से खाने का सामान और सब्जियां छिपा कर ले आती थी ताकि उन्हें बाजार में बेचकर एक्स्ट्रा इनकम हो सके, लेकिन अब स्टोर में चेकिंग बढ़ गई है। वो कुछ छिपा कर बाहर नहीं ले जा सकती। ये इन कहती हैं कि खाने की इतनी कमी हो गई है कि वो अपने आने वाले 10 दिनों का हिसाब लगाकर चलती हैं। वो अक्सर सोचती हैं कि अगर वो और उनके पति मर जाते हैं तो बच्चों का क्या होगा। उनके पड़ोस में एक परिवार भूख से मर गया। मैं लोगों को बताती हूँ कि मैंने 3 वक्त खाना खाया, पर सच्चाई ये है कि एक टाइम का खाना भी मुश्किल से मिल पा रहा है। लोगों को ये बताने में शर्म महसूस होती है कि हम गरीब हैं, इसकी बजाय हम भूखे रह जाते हैं। ये इन्हें बताया कि अब भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है। वो जब पेड़ के नीचे पड़े लोगों का हाल जानने जाती हैं तो अक्सर मरे हुए लोग मिलते हैं। हालात वाकई बेहद गंभीर हो गए हैं। अब सवाल आता है कि इन हालातों की वजह क्या है। 3 कारण बताए जा रहे हैं, एक एक कर जान लीजिए। नंबर 1, फसल उत्पादन में कमी। उत्तर कोरिया की आबादी लगभग 2.5 करोड़ लोगों की है, लेकिन वो अपनी खपत के मुताबिक फसल नहीं उपजा पाता है। इसके पहले कई बार ऐसा संकट देश में आ चुका है। किम जोंग उन ने इसका दोष खराब मौसम और पहले आए तूफानों पर मढ़ दिया था, लेकिन कृषि संकट का एक कारण ये भी है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं है जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके। 2014 में किम जोंग उन ने कृषि अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा था कि उन्हें सस्ते और आसानी से मिलने वाले खाद का विकल्प तलाशने की ज़रूरत है। नंबर 2, सीमा पर पहरा। 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर दी थी। नॉर्थ कोरिया की एक सीमा चीन से भी मिलती है। लॉकडाउन के पहले चीन से इसी रास्ते से अनाज और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें आती थीं। इसे धीरे धीरे खोला जा रहा है, लेकिन पहले से लगी पाबंदियों ने इतने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं कि उसकी भरपाई मुश्किल हो गई है। नंबर 3, उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध। उत्तर कोरिया रोक के बावजूद आए दिन मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों को धमकी देता रहता है। इसके जवाब में अमेरिका समेत कई देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इन्हीं प्रतिबंधों के चलते वो दूसरे देशों से व्यापार नहीं कर पा रहा है। इसका सीधा असर मुल्क की सेहत पर पड़ता है। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स में ये भी पता चला कि उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इस पर पश्चिमी देशों ने चिंता जताई है। इसका नतीजा और कड़े प्रतिबंधों के रूप में देखने को मिल सकता है। जाहिर तौर पर इसका नुकसान मुल्क की जनता को उठाना पड़ेगा। आपने बीबीसी की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बारे में जाना, भुखमरी की वजहों को जाना। अब जान लीजिए कि बीबीसी ये रिपोर्ट कर कैसे पाया। इसके लिए बीबीसी ने पड़ोसी देश साउथ कोरिया के एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन डेली एनके से मदद ली। दरअसल उनके पास नॉर्थ कोरिया के अंदर कई सोर्सेज हैं जो उन्हें पिछले 13 साल से खबरें लाकर दे रहे हैं। डेली एनके का कहना था कि हम नॉर्थ कोरिया की असल हालत दुनिया को बताना चाहते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनके लिए कुछ कदम उठा सके। एनके डेली ने बीबीसी के लिए कई महीनों तक अंदर की खबरें लाकर दी। इसके बाद बीबीसी ने उसे पब्लिश किया। इस पर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। उत्तर कोरिया ने इस रिपोर्ट पर क्या कहा? वो बोला, नागरिकों के हितों का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता है। रिपोर्ट में जो बयान छापे गए हैं विदेशी ताकतों की साजिश का नतीजा हैं। अब अंत में एक तुलना की कहानी। उत्तर कोरिया की मौजूदा हालात की तुलना 1994 के अकाल से हो रही है। 1994 में ऐसा क्या हुआ था? कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ और उत्तर कोरिया का याराना चलता था। उत्तर कोरिया अपनी बुनियादी ज़रूरतों और सोवियत संघ रणनीतिक हित के लिए एक दूसरे पर निर्भर था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सुपर पावर वाली छवि ध्वस्त हो चुकी थी। नया बना रशियन फेडरेशन अपनी ज़रूरतें भी ठीक से पूरा नहीं कर पा रहा था। वो उत्तर कोरिया की क्या ही मदद करता। उसके एक और सहयोगी देश चीन ने भी हाथ पीछे खींच लिए थे। रही सही कसर बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं ने पूरी कर दी। बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें खत्म हो चुकी थीं। अनाज का उत्पादन ठप पड़ गया था। जो स्टॉक बचा हुआ था उसे राजधानी प्यांगयांग की तरफ भेज दिया गया। 1994 में शुरू हुआ काल 1998 तक चला। इसके कारण 4 सालों में कम से कम 10 लाख लोगों की जान चली गई। कई रिपोर्ट्स में आंकड़ा 35 से 40 लाख तक बताया जाता है। इससे उबरना यकीनन बेहद मुश्किल था। हालांकि अमेरिका और बाकी देशों की मदद के सहारे उत्तर कोरिया इस स्थिति से निकल पाया। आशंका जताई जा रही है कि अगर ऐसे ही हालात कायम रहे तो लाखों लोगों की जान जा सकती है, लेकिन उनके बारे में बाहर की दुनिया को शायद ही कभी पता चल सकेगा। बीबीसी और डेली एनके ने दुनिया को एक झलक दिखाई है। अगर ताकतवर संस्थाओं और देशों ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो तबाही तय है। इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ आम जनता भुगतेगी। सुप्रीम लीडर का क्या है? उनके लिए महंगी शराबें और आलिशान पकवान हमेशा मुहैया होते रहेंगे। इस ऐशो आराम का पैसा ड्रग्स और हथियारों की तस्करी और अवैध हैकिंग से आता है।
अक्टूबर 2021 में उत्तर कोरिया के एक पूर्व सीक्रेट एजेंट किम कुक सोंग ने बीबीसी से बातचीत में कई अहम राज खोले थे। उसने सुप्रीम लीडर की कमाई का एक और अवैध रास्ता बताया था हथियारों की तस्करी। उत्तर कोरिया सस्ते दामों में घातक हथियार बनाने में सक्षम है। 80 के दशक से ही उसने ईरान, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के छोटे छोटे देशों में हथियारों की तस्करी शुरू कर दी थी। 1991 की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने पिछले 8 सालों में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया था। ये हथियार उन देशों को भी बेचे गए जहां पर सिविल वॉर चल रहा था, जहां तानाशाही सरकारें जनता पर अपनी मनमर्जी थोपने की साजिश रच रही थीं। फरवरी 2018 में यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उत्तर कोरिया ने सीरिया, म्यांमार, लीबिया और सूडान में हथियारों की सप्लाई की। यूएन ने चेतावनी भी दी थी कि इससे कई इलाकों में गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। सीरिया, लीबिया और सूडान में सिविल वॉर का संकट है। जानकारों का कहना है कि अगर सुप्रीम लीडर के खजाने पर कोई अंतर पड़ा तो अवैध धंधे का ग्राफ और ऊपर जाएगा। इसका नतीजा बाकी दुनिया को भी भुगतना होगा। उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर कोरिया की जनता सुप्रीम लीडर की तानाशाही के खिलाफ खड़ी हो पाएगी या फिर उन्होंने सुप्रीम लीडर की जय जयकार करना सीख लिया है। इस मामले पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।